नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट सीएस कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है 2022 के लिए। इसमें दो कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो कैटेगरी है उसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने गेट एग्जाम दिया हुआ है किसी भी ईयर में, और जो दूसरा जो कैटेगरी है उसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आईआईटी या फिर एनआईटी से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है मिनिमम 80% मार्क्स के साथ। इसमें आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है और यहाँ पर आपकी फुल टाइम जॉब रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, फुल टाइम जॉब रहने वाली है। और मैं बता दूं कि इन्होंने बोला है कि बी बीटेक ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच एलिजिबल है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो पूरा वीडियो देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो अब समय ना वेस्ट करते हुए नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो साइंटिस्ट बी के पोस्ट के निकाला है। ठीक है, साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है, जहां पर टोटल वैकेंसीज आपके रहने वाली है 630 आपकी टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। डीआरडीओ में 579 वैकेंसीज है। और मैं बता दूं कि 51 बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूडेड है ओबीसी एससी एसटी के लिए। ठीक है, और 8 वैकेंसीज डीएसटी के लिए है, 43 वैकेंसीज एडीए के लिए। क्लोजिंग डेट रोज रहने वाला है वो 21 दिन फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ लिंक। मतलब ये जो नोटिफिकेशन है वो 23 जून 2022 को ऑफिशियली इन लोगों ने पब्लिश की हुई है। तो इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 29 जुलाई 2022 रहने वाला है। तो समय बहुत ही कम है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। बात करो कि इसके सैलरी के बारे में, तो आपको तो सैलरी वो 88,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, 88,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी ऐड होगी, जैसे एचआरए वगैरह और भी बहुत सारी तरह तरह के अलाउंसेस इसमें ऐड होगी। आपको 88,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। डीआरडीओ के बारे में क्या ही कहना है, इसमें एडीए डीएसटी भी ऑटोनोमस बॉडीज है। ठीक है, बात करें इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ की इन्होंने 135 प्लस वैकेंसीज निकाली हुई है। एडीए के लिए 12 वैकेंसीज निकाली हुई है और डीएसटी के लिए 2 वैकेंसीज निकाली गई है। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। यदि आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका ईसी होना चाहिए। या फिर अगर आपने आईआईटी या फिर एनआईटी से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है मिनिमम 80% मार्क्स के साथ, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, दोनों में से कोई कोई एक होना चाहिए। और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये सब जो कॉम्बिनेशन इन लोगों ने दी हुई है तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसीज है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए निकाला गया है। डीआरडीओ के लिए 132 प्लस वैकेंसीज है, एडीए के लिए 17 वैकेंसीज है और डीएसटी के लिए 1 वैकेंसीज है। बात करें इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपके पास एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। यदि आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका एमई होना चाहिए। या फिर अगर आपने एनआईटी या फिर आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है मिनिमम 80% मार्क्स के साथ, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों में से किसी एक होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशंस में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो वैकेंसीज है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए निकाला गया है। डीआरडीओ के लिए 104 प्लस वैकेंसीज है, एडीए के लिए 4 वैकेंसीज है और डीएसटी के लिए 2 वैकेंसीज है। बात करूं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आपके पास एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। यदि आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका सीएस होना चाहिए। या फिर अगर आपने आईआईटी या फिर एनआईटी से कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया हुआ है मिनिमम 80% मार्क्स के साथ, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जितने से भी कॉम्बिनेशन है तो आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो वैकेंसीज है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए निकाला गया, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मैं आपको एक लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, डीआरडीओ के लिए 25 प्लस वैकेंसीज है, एडीए के लिए 2 वैकेंसीज है और डीएसटी के लिए 1 वैकेंसीज है।
इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जो ट्विस्ट की बात है कि वो इसमें यह है कि आपके पास गेट एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अगर आपने गेट एग्जाम दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एनआईटी आईआईटी वाला कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका डबल ही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करूँ इसके कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कॉम्बिनेशन है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं बात करूँ कि जो 5वां वैकेंसीज है वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए निकाला गया है। डीआरडीओ के लिए 15 प्लस वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई है। अब बात करूँ इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। और आपके पास गेट स्कोर भी होना चाहिए। अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका एमटी होना चाहिए और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसके कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ में इसकी 24 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है। बात करें इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। यदि आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है फिजिक्स में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका पीएच होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने गेट एग्जाम दिया है फिजिक्स में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका पीएच होना चाहिए। फिजिक्स के कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अप्लाइड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कॉम्बिनेशन है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और बात करूँ केमिस्ट्री के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई है। डीआरडीओ के लिए 25 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है। तो आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। यदि आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है केमिस्ट्री में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका सी वाई होना चाहिए। और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ में इसकी 16 प्लस वैकेंसीज है और डीएसटी के लिए 1 वैकेंसीज है, ठीक है। इसमें बात करूँ कि इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और बात करूँ कि अगर अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में किसी भी ईयर में, अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका सीएच होना चाहिए, ठीक है, पेपर कोड आपका सीएच होना चाहिए। और इसके कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिकल एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कॉम्बिनेशन इजिली चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह वैकेंसीज निकाली गई है ब्रांच वाइज, ठीक है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसीज निकाली हुई है। डीआरडीओ के लिए 6 प्लस वैकेंसीज है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए केमिकल सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, 6 प्लस वैकेंसीज है। तो आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और आपके पास अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी ईयर में, अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है ना तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। पेपर कोड आपका सीई होना चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डीआरडीओ में इन्होंने 1 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए। आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यदि आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर कोड आपका IN होना चाहिए, ठीक है, पेपर कोड आपका इन होना चाहिए, ठीक है। आपका गेट एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, ये कंपलसरी इन लोगों ने माना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई आईटी एनआईटी वाला लफड़ा नहीं है। अगर आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इसके कॉम्बिनेशन सारे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह ब्रांच वाइज कॉम्बिनेशन दी गई तो आप यहाँ से इजी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब आप वहाँ से इजी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टोटल डीआरडीओ के लिए 528 वैकेंसीज है, ईडीए के लिए 43 वैकेंसीज है और डीएसटी के लिए 8 वैकेंसीज, ठीक है। तो आप यहाँ से ली चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट्स के पास फर्स्ट क्लास या फिर डिवीजन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं है तो वो डीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो डीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है इसकी, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला कैटेगरी कैंडिडेट वो है जिन्होंने गेट एग्जाम दिया हुआ है किसी भी ईयर में
साथ ही साथ उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने आईआईटी या फिर एनआईटी से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है मिनिमम 80% मार्क्स के साथ। तो इसमें दो कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में, तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए डीआरडीओ डीएसटी में एडीए में रखा गया है 28 साल, 35 साल, 30 साल। ओबीसी के लिए डीआरडीओ में 31 साल, डीएसटी के लिए 38 साल और एडीए के लिए 33 साल। एससी एसटी के लिए डीआरडीओ में 33 साल, डीएसटी के लिए 40 इयर्स और एडीए के लिए 35 इयर्स रखा गया है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें इसके रिलैक्सेशन के बारे में, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। अब 5 साल का रिलैक्सेशन आपका रखा गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो वर्क करते हैं या फिर सेंट्रल सिविलियन के लिए रखा गया है 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। और नेशनलिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा आरएसी के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो मैं इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब आप वहां से इजिली आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर आपको इसमें अप्लाई करना है। तो मैं इसका अप्लाई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब आप वहां से इजिली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कि आप इसको अपलोड क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फिर सेल्फ असिस्टेड सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करना है एज ए बर्थ प्रूफ, ठीक है। एज ए बर्थ प्रूफ आपको ये सब अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री मार्कशीट के साथ आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपको पासपोर्ट रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। स्कैन सैंपल ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास गेट स्कोर है कार्ड है तो आप गेट स्कोर कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 100 रुपया एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, या फिर अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स है तो आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, यानी आप फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स है, ठीक है। अब बात करूं किसी सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, तो जो कैटेगरी वन कैंडिडेट्स है वो लोग को, अगर आपने जो कैटेगरी, मैं पहले कैटेगरी वन कैंडिडेट्स के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा, तो आप लोगों को जो शॉर्ट लिस्टेड है वो आप लोगों को गेट स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। गेट स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और बात करूं कि आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूं, तो इन लोगों ने बोला कि ये लोग एक मेरिट लिस्ट निकाल लेंगे, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकाल लेंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो जिन्होंने आईआईटी या फिर एनआईटी से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है मिनिमम 80% मार्क्स के साथ, तो वो लोग को डायरेक्ट ही रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। वो लोगों को शॉर्ट लिस्टेड का कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है। वो लोगों को डायरेक्ट रिटन टेस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया जाएगा अगर आपने 80% लाए हो तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, रिटर्न एग्जाम अगर आपने सक्सेसफुली रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो ये लोग आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो इसमें 3 ही सिलेक्शन क्राइटेरिया है, पहला है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के जरिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कि इसमें रिटर्न एग्जाम के पैटर्न कुछ देख लेते हैं, तो जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो 2 पेपर आपका लिया जाएगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में आपका 2 पेपर लिया जाएगा, 300 मार्क्स एक पेपर का रहने वाला है, यानी 2 पेपर आपका 600 मार्क्स का रहने वाला है। एक पेपर 300 मार्क्स, 2 पेपर 600 मार्क्स का आपका रहने वाला है। 3 घंटे आपको एक पेपर के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। 3 घंटे आपको एक पेपर के लिए दी जाएगी। और बात करो इसकी सिलेबस के बारे में, तो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो मेन का जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस इसमें रहने वाला है, ठीक है। जो जो सिलेबस इसमें नॉर्मली रहता है वही सिलेबस इसमें रहने वाला है, ठीक है। कंडक्टेड बाय यूपीएससी इसमें कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। अब बात करूँ आपका रिटर्न एग्जाम कहाँ पर होने वाला है, तो इन्होंने बोला कि रिटर्न एग्जाम जो है आपका डीआरडीओ सेंटर में रहने वाला है। कम से कम ऑल ओवर इंडिया में इसकी 7 सिटीज में आपकी हो सकती है रिटर्न एग्जाम, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, पुणे, जैसे जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में आपकी डीआरडीओ की एग्जाम रिटर्न एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ जा सकते हैं रिटर्न एग्जाम देने के लिए। अब बात करूँ कि आपकी रिटर्न एग्जाम कब होगी, तो आपकी जो रिटर्न एग्जाम है वो 16 अक्टूबर 2022 को रिटर्न एग्जाम आपकी चालू हो जाएगी, ठीक है। 16 अक्टूबर 2022 को आपकी रिटर्न एग्जाम चालू हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग देखते हैं वेटेज ऑफ मार्क्स क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। वेटेज ऑफ मार्क्स देख लेते हैं।
सिलेक्शन नहीं, वेटेज बाद में देखेंगे, पहले आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता दिया कि आपको गेट स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिएगा कि आपका मेडिकल फिटनेस, मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि आप फाइनल रिजल्ट कैसे देख पाएंगे, तो इन लोगों ने बोला है कि आरएसी के वेबसाइट में, मैं इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ आपको इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना है तो आप इजीली चेकआउट रीड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वेबसाइट के माध्यम से आप अपना फाइनल रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेटेज और मार्क्स देख लेते हैं, ठीक है। वेटेज क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, जो रिटर्न एग्जाम का जो वेटेज और मार्क्स रहने वाला है वो 80% रहने वाला है, ठीक है। 80% आपका वेटेज और मार्क्स रहने वाला है रिटर्न एग्जाम में, और 20% वेटेज और मार्क्स आपका रहने वाला है पर्सनल इंटरव्यू में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग डेट तो मैंने आपको बता दिया कि 29 जुलाई 2022 तक आपकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन में मैं आपको बता दूं कि आपको, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो उसके बाद कोई भी चेंजेस उसमें नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाएगी। तो मैं तो बोलूंगा आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद कोई चेंजेस उस एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड दीजिएगा, जो कि कम से कम 1 साल तक कम से कम वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, ताकि अगर कुछ भी नोटिस या फिर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कुछ भी अगर उसमें नोटिस भेजने का रहा तो वो लोग आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के जरिए ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप अपना सब सारा डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, सब सही सही भरिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो रहा है या फिर कुछ भी डाउट हो आपको इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड, या फिर आपको अप्लाई करने के वक्त कुछ भी डाउट हो रहा है, तो इन लोगों ने टोल फ्री नंबर या फिर कॉन्टेक्ट फोन नंबर इन लोगों ने दिया हुआ है, तो आप इस पे कॉल करके या फिर इसके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप इसे मेल करके आप अपने प्रॉब्लम को इसमें हल करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।